मदरसा जदीद कारी स्कीम मरकजी वजारत अक़लियती उमूर को मुंतकिल कर दी गई है। 2 महीने कबल न्यूज 18 उर्दू ने इस हवाले से तरजीही बुनियाद पर खबर दिखाई थी। अब न्यूज 18 उर्दू की खबर पर मोहर लग गई है। इस स्कीम के तहत तकरीबन 50,000 असातिज़ा काम करते हैं, लेकिन 4 साल से असातिज़ा की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। इसी हवाले से वजारत अक़लियती उमूर ने पीएम मोदी को खत लिखा था। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम की मुंतकली के हवाले से खत लिखा था। अब वजारत अक़लियती उमूर मदरसों की जदीदकारी पर काम करेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय में अगर ट्रांसफर किया गया है, अब सरकार अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमारी स्कीम को चलाना चाहती है तो चलाए, मगर हमारा जो 997 करोड़ से भी अधिक जो बकाया है वो बकाया हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों का भुगतान किया जाए। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय से स्कीम को चलाना चाहती है तो पहले जैसे MHRD से शिक्षा मंत्रालय से स्कीम का संचालन किया जाता था और 4-4 साल 5-5 साल से बकाया रहता था, इस तरीके से ना करें। अब सरकार से यही हमारी विनती और गुजारिश है कि हमारी स्कीम को सही ढंग से चलाया जाए और वक्त वक्त पर इस पर ध्यान दिया जाए और हमारा कई सालों से बकाया जो है वो बकाया दिया जाए। और हम इस न्यूज़ 18 टीवी चैनल उर्दू चैनल का भी बहुत धन्यवाद कह रहे हैं और कहना चाहते हैं कि हमेशा हमारी बातों को उठाया गया और आज ऐसा हुआ है कि सरकार को हमारी स्कीम को सही ढंग से चलाने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया गया है और सरकार जो इस स्कीम को सही ढंग से चलाएगी। बात करेंगे बिहार असेंबली इंतखाबात की, जहां गया में इंतखाबी रैली के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास बिहार का मॉडल लाचार और बीमार बनाने का है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि अपोजिशन जमातों ने एक पिटारा बनाया है जिसे वो महागठबंधन कहते हैं। के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिहरी में पहली इंतखाबी रैली में एनडीए की तरक्की के खाके को आवाम के सामने रखा और अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार की क़यादत की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने खुतबे का आगाज भोजपुरी में किया। उन्होंने कहा कि बिहार को बीमारू बनाने वालों को फिर मौका नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मफाद परस्त बिहार की तरक्की को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए बिहार हुकूमत के जरिए किए गए इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत में रियासत अंधेरे से उजाले की तरफ जा रही है। उन्होंने दफा 370 के फैसले को पलटने की बात कहने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। ज़राई कवानीन के खिलाफ अपोजिशन के रवैये की भी उन्होंने मजम्मत की। ट्रेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। भाइयों और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। भारत को कमजोर करने की
साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। तो वहीं डिहरी में पीएम के साथ वज़ीर आला नीतीश कुमार ने स्टेज शेयर किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान मरकज के ताउन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के रहनुमा खतूत पर पूरी दुनिया ने अमल किया है, जिसके नतीजे में रियासत में शिफायाबी की शरह बेहतर है। कोरोना वायरस का दौर चला पूरे दुनिया में, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सब काम करने की कोशिश की है। अब जो रिकवरी रेट है बिहार में वो लगभग 94% है। इलाज की भी सारी व्यवस्था है और जो कोरोना के दौरान केंद्र से सहयोग मिला वो आप सब लोगों को मालूम है। जो हमारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उनके लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया और वो भारी संख्या में यहां पर पधारे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि बिहार में बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है। नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी लीडर को वजीर आला बनाने का मंसूबा रखती है। उन्होंने बीजेपी के मंशूर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंसानी जानों पर भी सियासत की जा रही है। इख्तिदार मिलने पर कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान क्यों किया गया? जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की जिंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर वैक्सीन नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये बिहार की जनता देख रही है और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हमारा जो अलायंस कुशवाहा साहब का इसको बेफायदा हो। डाइस तो शेयर किए मगर लोजपा के बारे में क्यों नहीं कहे? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह दिए कि लोजपा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? तो प्रधानमंत्री, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है और नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी के पार्टी से किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ये देख रही है और बिहार की जनता ये भी जानती है कि आरजेडी कांग्रेस को मौका मिल चुका है 15 साल का और ये लोग कुछ काम नहीं किए बिहार के लिए। तो बिहार की जनता एक विकल्प देख रही है, इनसे बेजार है आरजेडी से और नीतीश और बीजेपी से।
प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसमें से 60% पैसा बिहार की सरकार ने खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री माइग्रेंट लेबरर्स के प्लान की क्यों नहीं बात करते कि सारे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को आए? प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करते। तो दिखाने को कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं बता सकते, इसलिए प्रधानमंत्री बिहार की जनता के जो डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहते कि सीमांचल जो बिहार का सबसे बैकवर्ड पसमानदा इलाका है उससे इंसाफ किया जाएगा? तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री भूल चुके हैं और इसका बिहार की जनता इनको जवाब देगी। प्रधानमंत्री बोले थे 1 लाख करोड़, 2 लाख, 20 लाख करोड़ का आपने ऐलान किया था, कहाँ गए वो? तो प्रधानमंत्री बिहार, आप ये बता दीजिए कि 18 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? वहीं कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के खिताब की जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पहले पीएम को बिहार की आवाम से माफी मांगनी चाहिए थी, फिर उनका हक बनता है बिहार आने का। मंत्री वाकई बौखलाए हुए दिख रहे थे। बहुत कम बार ऐसे देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं आता किससे बात कर रहे हैं। भीड़ थी नहीं, कोई ताली बजाने वाले नहीं, कोई वाहवाही देने वाले नहीं, और क्यों देंगे वाहवाही? क्यों आएंगे बिहार के लोग वापस से मूर्ख बनाने जब ये आ गए हैं? उन्हें खुशी की बात तो यह है कि आज उन्होंने बोली नहीं लगाई बिहार की, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अपने ही नीति आयोग की रिपोर्ट अगर वो पढ़कर आते तो शायद आते ही नहीं। सुनने में आया अपनी रैलीज भी अब कम करने वाले हैं आज की रैली देखकर। तो यहाँ जब आएँ तो पहले तो आप अपने 15 साल का भी हिसाब देकर जाएं और कुछ मुद्दों पर, काफ़ी मुद्दों पर माफ़ी भी मांग कर जाइए। अगर आप पहली रैली में माफ़ी नहीं मांग रहे बिहार के लोगों के सामने, तो आपको दूसरी रैली करने का तो अधिकार ही नहीं रहता। पहले माफ़ी मांगिए। क्यों पलायन करने वाले मजदूर पैदल आए, उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था की गई? क्यों बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है बिहार? बिहार पूरे विश्व में सबसे नौजवान प्रदेश माना जाता है, सबसे ज़्यादा नौजवान इस प्रदेश में है। उनके साथ जो आपने अन्याय किया है, पहले उसके लिए माफ़ी मांगते, फिर यहाँ आते, तो शायद बिहार के लोग आपका भाषण सुनने आ जाते। बिहार असेंबली इंतखाबात में तशहीरी मुहिम जोरों पर है। नवादा में तेजस्वी और राहुल गांधी ने रैली की, दोनों ने एनडीए पर जमकर हमले किए। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब भी आप पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा, भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाई और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी ये देश और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। समय कम है, पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख ला, नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं, कलश की स्थापना हुई है
और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए, दोनों हाथ जिताना है ना। देखा हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन के सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। तो वहीं बिहार में कोरोना के मुफ्त टीके के वादे पर मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का वादा पूरी तरह से कानूनी है। घोषणा पत्र देने का अधिकार है ना चुनाव में, ये हमारा घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र बिल्कुल ये वैधानिक है और हम तो प्रचार कर रहे हैं बहुत दिनों से, कल मुख्यमंत्री के भी साथ थे। कोरोना की चुनौती में हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक घोषणा की है, तो इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ये तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में या प्रदेश में चुनाव में पार्टी का ये दायित्व है कि आपका विजन क्या है, तो हमने विजन दिया है, इसमें परेशानी क्या है लोगों को? शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी के मुफ्त टीके के वादे को मुल्क को बांटने वाला बताया है। उन्होंने पूछा कि जिस रियासत में बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी वहां टीका नहीं मिलेगा क्या? बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी, वहाँ टीका नहीं मिलेगा। ये क्लियर करना चाहिए डॉक्टर नड्डा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के प्रधानमंत्री इसमें जो मोदी जी का स्पीच सुना, आपकी जल्दी ही जब टीका आएगा तो घर घर तक कैसा टीका मिले इसलिए बना बनाएंगे। उन्होंने कोई नई सिस्टम बना रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही राष्ट्रीय या टीका मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 22 अक्टूबर 1947 की यादों के उन्वान से श्रीनगर में मुनक्किदा 2 रोजा सिंपोजियम का आज अख्तिताम हो गया। आज टॉप के दिफाई माहिरीन ने 22 अक्टूबर को रोनुमा हुए वाकयात और तब से अब तक होने वाले वाकयात में रब्त पर रोशनी डाली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुल्क भर से कई माहिरीन इस सिंपोजियम में जुड़े। डीजी नेशनल म्यूजियम राघवेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये अपनी नौयत का काफी अहम सिंपोजियम था। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म में रखे गए तमाम उमूर का दस्तावेजी खाका तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उसे किताबी शक्ल दी जाएगी। हमारे दे आर एक्सपर्ट इन दिस एरिया, एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, और तथ्य पे बात हो रही है, इट्स ऑल ऑन द फैक्ट्स। तो इसको हम लोग आर्काइव भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इन चीज़ों को जो कहा गया है, इन पे जो डिबेट हुई है, दिस विल ऑल बी ब्रॉट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो हमने तो यही सोचा है। अब कश्मीर में हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं तो उसकी तो एक इम्पोर्टेंस हो ही जाती है, और 1947 से जो पाकिस्तान और कश्मीर को लेके जो मसला उठा और जो एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर की अपनाई, प्रॉक्सी वॉर करके तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जो अपनाई वो अभी तक चल रही है। वो स्ट्रैटेजी जो है उनकी अभी तक चल रही है, किसी न किसी तौर पे वो जो है वो सामने आती है, तो उसकी रेलेवेंस तो अभी है और इसलिए यहाँ पे ये सब बातें करना और ये एग्जीबिशन लाना इसलिए बहुत ज़रूरी था। वैसे
कई और लोग स्टेट फोर्सेस की बात करते हैं कि महाराजा ने ये किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने ये किया और मकबूल शेरवानी को भूल जाते हैं। हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को, ये बहुत अच्छी कहानी है जहाँ पे हर कम्युनिटी, हर सेक्शन ने अपना रोल अदा किया। ये दूसरी बात है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी या एक लीडरशिप दूसरे लीडरशिप से बनता नहीं था, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अनबन होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है। पर एक बड़ी गोल के लिए हमारा एक कॉमन तारीख है, वो एक तारीख है, और जिस तारीख में सब शामिल है। मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वही है, और मैं मानता हूँ वो बखूबी हो रहा है।